तो यहाँ पे 200 वाट का मैं एम्पलीफायर बनाने जा रहा हूँ। तो हमें जो भी सामान लगेंगे, यहाँ पे ये मेन सामान है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलैक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों, ये जो वीडियो है, जो लोग नए एम्पलीफायर बनाना सीखते हैं या सीख रहे हैं, उन लोगों के लिए ये स्पेशल वीडियो है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी हम एम्पलीफायर जब बनाते हैं, उससे पहले किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आप एक कैबिनेट देख सकते हैं जिसका मॉडल नंबर 1212 है। तो इसी कैबिनेट में मैं एक एम्पलीफायर तैयार करूंगा और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते चलूंगा कि किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो मैं इस कैबिनेट को पहले निकाल लेता हूं। और एम्पलीफायर तैयार करने से पहले दोस्तों, आपको कैबिनेट भी सेलेक्ट करना है कि जो आप एम्पलीफायर बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग कैसा कैबिनेट चाहिए, उसी हिसाब से आप कैबिनेट चूज करें। ऐसा ना हो कि एम्पलीफायर का जो साइज हो छोटा हो और कैबिनेट काफ़ी बड़ा हो, और ऐसा भी ना हो कि एम्पलीफायर का साइज बड़ा हो और कैबिनेट काफ़ी छोटा हो। तो आपको ये भी देखना है कि आपका जो एम्पलीफायर है उसमें जो भी बोर्ड लगेगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं मैं एक एम्पलीफायर तैयार करूँगा। जैसे यहाँ पे ये बोर्ड देख सकते हो और उसके साथ लगने वाला ये पावर सप्लाई। तो मैं जो एम्पलीफायर तैयार करूँगा वो 200 वाट का होगा, जो कि 220 वोल्ट एसी सप्लाई से चलेगा। तो एम्पलीफायर के अंदर ये दोनों बोर्ड लगेगा। उसके बाद इस कैबिनेट में आरसीएस सॉकेट होगा। उसके बाद ये फैन होगा, बेस टेबल बोर्ड होगा, ऑडियो मॉड्यूल होगा। तो जो भी सामान लगेंगे एम्पलीफायर तैयार करने में, सो पहले कलेक्ट कर लेना है कि आपको कौन सा एम्पलीफायर बनाना है। तो आपको पहले ये डिसाइड करना है कि आप किस तरह का एम्पलीफायर बना रहे हो। तो जैसा कि यहाँ पे मैं 200 वाट का 220 वोल्ट ऑपरेटिंग एक एम्पलीफायर बना रहा हूँ। सो इस प्रकार से मैंने सारा सामान ले लिया है। और मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, जो एम्पलीफायर मैं बनाने जा रहा हूँ, जैसे कैबिनेट में असेंबल करने जा रहा हूँ, उस एम्पलीफायर को बिना कैबिनेट के वायरिंग करके चेक कर लेना है कि जो आप एम्पलीफायर तैयार करने जा रहे हो उसका जो वायरिंग आपने करा है वो 100% वर्किंग है या नहीं है। ऐसा ना हो कि कैबिनेट में सभी बोर्ड को असेंबल करने के बाद, वायरिंग करने के बाद पता चला कि आपका जो एम्पलीफायर है वो वर्किंग है ही नहीं, तो इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। तो कोई सा भी एम्पलीफायर आप बना रहे हो, उसको कैबिनेट में असेंबल करने से पहले आपको अलग से वायरिंग करके चेक कर लेना है कि जो आप एम्पलीफायर बनाने जा रहे हो वो हमारा वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। जो मैंने वायरिंग करा है वो अच्छे से वायरिंग हुआ है या नहीं है, या कोई कमी है या नहीं है। तो ये सब पहले आपको असेंबल करने से पहले चेक कर लेना है। तो जब आप चेक कर लोगे तो कनेक्शन करने में भी आसानी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 200 वाट का मैं एम्पलीफायर बनाने जा रहा हूँ। तो हमें जो भी सामान लगेंगे, यहाँ पे ये मेन सामान है। बाकी जो छोटा मोटा कनेक्टर होगा सो आगे जैसे जैसे मैं असेंबल करूंगा वैसे बताते चलूंगा। लेकिन जो मेन चीज है यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है, एम्पलीफायर, पावर सप्लाई, बेस टेबल बोर्ड, ऑडियो मॉड्यूल, फैन और यहाँ पे आरसीएस सॉकेट। बाकी एक दो पोटेंशियोमीटर लगेगा, वो तो वायरिंग के टाइम में ही लग जाएगा, वो कॉमन चीज है। तो यहाँ पे देखिए, ये रहा मेरा मेन कैबिनेट। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको कैबिनेट भी सेलेक्ट करना है अपने एम्पलीफायर के अकॉर्डिंग। इसको मैं साइड में रख लेता हूं, क्योंकि एम्पलीफायर बनाने से पहले इसका कोई काम नहीं होता है। तो यहाँ पे जो ये पन्नी लगा होता है, इसको पन्नी में लगा के साइड में रख दे, क्योंकि इसका तो अभी कोई काम है नहीं। तो फालतू में अगर खुला रखेंगे तो इस पर डस्ट वगैरह जो है, जो भी यहाँ पे हम काम करेंगे, ये इस पर ना लगे, ताकि ये क्लीन रहे। इसलिए पन्नी लगाकर इसको साइड में रख देंगे। ठीक है, उसके बाद इसको भी साइड में रखेंगे। सबसे पहले आपको एरिया सेलेक्ट करना है कि कौन सा बोर्ड कहाँ पे लगाना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पे देखिए, ये रहा मेरा एम्पलीफायर। इसमें स्पीकर का जो आउटपुट का सेक्शन है, यहाँ पे ये पॉइंट दिया गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा और
पावर सप्लाई का जो एसी सप्लाई का जो पॉइंट आ रहा है यहाँ पे आ रहा है। तो ये वाला हमेशा कहाँ पे रहना चाहिए, बाएं साइड इस कोना पे, ताकि यहाँ से हम एसी वायर लगा सके। आप चाहे तो इधर भी दे सकते हो, अगर इस प्रकार से डिजाइन करते हो तो यहाँ से तो एसी का वायर यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन बेस्टेबल बोर्ड यहाँ पे लगेगा। तो बेस्टेबल बोर्ड अगर आप यहाँ पे लगाते हो तो फिर ये नहीं लगेगा। सो पहले आपको ये सेलेक्ट करना है कि कौन सा बोर्ड कहाँ रखेंगे तो परफेक्ट होगा। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो पावर सप्लाई होता है वो बाएं साइड यूज करे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एसी का वायर आ जाएगा इस होल से यहाँ पे आ जाएगा और कनेक्शन हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे अगर रखते हैं इस प्रकार से तो ये अच्छा तरीका से यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ये जो हमारा एम्पलीफायर बोर्ड है उसको अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि जब हम बेस्टेबल का बोर्ड लगाएंगे तो ये भी अच्छे तरीका से अपने जगह पे फिक्स हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी स्पेस बन जाता है। तो आपको पहले यही देखना है कि कौन सा बोर्ड हमें कहाँ पे लगाना है ताकि परफेक्ट ये असेंबल हो सके। इसको लगाने से पहले जैसे यहाँ पे देखिए ये हमारा RCA सॉकेट है। तो RCA सॉकेट जब हम यहाँ पे लगाएंगे तो ये कितना जगह लेगा उसको पहले यहाँ पे मार्क कर लेंगे एक पेंसिल के थ्रू या मार्कर के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए इस RCA सॉकेट को यहाँ पे लगाते हैं तो RCA सॉकेट इतना स्पेस लेगा इस कैबिनेट में। तो हमें जो भी बोर्ड लगाना है इस लाइन से बाहर ही लगाना है, अंदर नहीं लगाना है। उसके बाद ये रहा फैन। तो जब हम फैन लगाएंगे तो फैन कितना जगह लेगा उसको भी मार्क कर लेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि यहाँ पे ये बोर्ड इसके अंदर कर दिया और बाद में पता चला कि जब मैं फैन लगा रहा हूँ तो ये एडजस्ट ही नहीं हो रहा है। तो पहले आपको फैन और ये RCA सॉकेट जहाँ पे भी लगेगा वहाँ पे आपको एरिया इसका मार्क कर लेना है कि ये वाला और ये फैन कितना एरिया इसका आएगा, तो ये कर लेना है। तो यहाँ पे ऐसे में पता चल जाता है कि जो भी मार्क है उससे अंदर में ही हमें कोई बोर्ड लगाना है। तो ऐसे करने के बाद आपको फिर क्या करना है कि जैसे अभी मैं यहाँ पे SMD वाला बेस्टेबल बोर्ड यूज कर रहा हूँ, आपके पास जो भी हो वो अगर आप यूज कर रहे हो तो उसको अगर आप इस प्रकार से लगाते हो तो इसको भी मार्क करना है। जैसे यहाँ पे देखिए ये इतना एरिया ले रहा है और इतना एरिया ले रहा है, इससे इधर तो कुछ आएगा नहीं। तो आपको ऐसे मार्क करना है इस प्रकार से, ताकि ये पता चले कि ये जो हमारा बेस्टेबल का बोर्ड लगेगा यहाँ पे तो यहाँ से इतना एरिया लेगा इस बेस्टेबल बोर्ड को। ठीक है, ऐसे करने के बाद अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो स्विच लगेगा वो कितना एरिया कवर करता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए इसके कैबिनेट के साथ जो है एसेसरीज वगैरह यहाँ पे आते हैं। तो इसमें कुछ इस प्रकार का स्विच मिलता है और यहाँ पे एक स्पेसर मिलता है। तो आपको स्पेसर यहाँ पे इस प्रकार से रख लेना है और उसके बाद इस स्विच को स्पेसर के साथ यहाँ पे जैसे असेंबल करते हैं यहाँ पे रखकर एक मार्क लगा लेना है कि स्विच कितना एरिया लेने वाला है। तो यहाँ पे मार्क करने के बाद देखिए इतना एरिया सिर्फ स्विच लेगा। आप समझ सकते हो कि कितना एरिया ये ले रहा है। जैसे ये बेस्टेबल का बोर्ड है और जितना इसका चौड़ाई है इतना ये जगह ले रहा है सिर्फ स्विच का। अगर बिना मापे इस SMPS को अगर हम लगा देते तो यहाँ पे फिर स्विच नहीं लगता। इसीलिए सबसे पहले आपको यही काम करना है कि यहाँ पे जो भी छोटा छोटा एसेसरीज लगने वाले हैं सभी को पहले एरिया निकाल लेना है कि जो भी एसेसरीज लगेंगे वो कितना एरिया कवर कर रहा है। अब उस बचे हुए एरिया में हमें जो भी हमारा एम्पलीफायर का बोर्ड होगा और पावर सप्लाई होगा उसको डिजाइन करना है। ये जो पावर सप्लाई है उसको मैं यहाँ पे रखूँगा और ये देखूँगा कि स्विच कितना पे आ रहा है। देखिए स्विच इतना ले रहा है और जैसा कि मैंने यहाँ पे मार्क करा था तो आपको इसके अंदर में ही रखना है। और इधर ये भी देखना है कि जो आपका
फैन है वो कितना दूरी में ले रहा है। तो यहाँ पे ये मार्क मैंने करा था, तो उसके अंदर में ही ये भी आ जाएगा, क्योंकि फैन जो है थोड़ा ऊंचा में है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस एसएमपीएस को अगर हम इस प्रकार से रखते हैं और एम्पलीफायर को अगर हम यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये इसका जो लुक है काफ़ी अच्छा आ रहा है कि अगर हम इस प्रकार से लगाते हैं, जैसे इस प्रकार से अगर लगाते हैं, तो यहाँ पे पावर सप्लाई भी हो जाता है और एम्पलीफायर बोर्ड भी आ जाता है। और ऐसा नहीं है कि पावर सप्लाई ऐसे लगा दिया, एम्पलीफायर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा लगा दिया। तो आपको ये भी देखना है कि एम्पलीफायर का जो आउटपुट वाला सेक्शन है हमेशा कैबिनेट के बैक साइड से होना चाहिए। अगर इस साइड से लगा देते हो तो यहाँ पे पावर सप्लाई ले जाने में थोड़ा उल्टा वायरिंग पड़ता है, और यहाँ पे ऑडियो आउटपुट यहाँ से आएगा तो यहाँ पे उल्टा पड़ता है। तो आपको इस प्रकार से जो है लगाना है कि बोर्ड का जो आउटपुट वाला पॉइंट है हमेशा कैबिनेट के बैक साइड में रहे। और यहाँ पे देखिए इस प्रकार से अगर हम रख देते हैं तो ऑडियो इनपुट यहाँ पे आ जाता है, 5 वोल्ट के लिए रेगुलेटर यहाँ पे आ जाता है। तो जब हम बेस टेबल का बोर्ड यहाँ पे लगाते हैं इस प्रकार से, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर बेस टेबल का बोर्ड मैं यहाँ पे लगा देता हूँ तो इस प्रकार से जो है यहाँ से जो वायरिंग मैं करूँगा, जैसे ऑडियो मॉड्यूल यहाँ पे लग जाएगा, तो यहाँ से जो वॉल्यूम के थ्रू आउटपुट होगा तो वायरिंग इसी के थ्रू यहाँ पे निकलेगा। तो यहाँ पे ये नज़दीक होगा और वायरिंग करने में भी आसानी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से करना है, और इसको फिक्स करने के लिए हमें होल के लिए मार्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे जगह पे एसएमपीएस और एम्पलीफायर हमारा आ रहा है। सो यहाँ पे मार्कर हो या पेंसिल हो, उससे पहले हम मार्क कर लेंगे। और एम्पलीफायर और जो भी पावर सप्लाई हो उसको आपको एकदम सीधा रखना है 90 डिग्री पे। ऐसा नहीं है कि एम्पलीफायर थोड़ा ऐसे टेढ़ा रख लिया, पावर सप्लाई ऐसे टेढ़ा रख लिया, तो ये देखने में भी जो है एकदम पेचीदा टाइप का लगता है। आपको एकदम 90 डिग्री पे रखना है ताकि देखने में काफ़ी अच्छा लगे। सो पहले मैं यहाँ पे पावर सप्लाई के लिए मार्क करता हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ तक आपका स्विच आ रहा है। इस प्रकार से रख के इसको पकड़ लेना है यहाँ पे, और उसके बाद जो भी यहाँ पे बोर्ड के कोना पे होल होता है वहाँ पे मार्क कर लेंगे इस प्रकार से। यहाँ पे देखिए जो मैंने यहाँ पे मार्क करा है, एक मार्क यहाँ पे आ गया, दूसरा यहाँ पे आ गया, तीसरा यहाँ पे है। इसको मैं डार्क कर लूँगा, और जो दूसरा है यहाँ पे ऑलरेडी मार्क कंपनी के थ्रू यहाँ पे दिया गया है, तो एक यहाँ से चल जाएगा। तो आपको एसएमपीएस के लिए यहाँ पे मार्क कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने रखा था इसको, तो एक छोटा सा ये भी इस प्रकार से राइट साइड में मार्क कर लेंगे, ताकि हमें ये पता चलेगा ये जो हमारा एसएमपीएस बोर्ड है इसका कितना एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि यहाँ पे जो लाइनिंग है इसके अंदर में हमारा एसएमपीएस होने वाला है। उसके बाद इसको रख लेंगे यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे एक होल आ रहा है, यहाँ पे 2 होल आ रहा है। सो इसी के साथ जो है यहाँ पे कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए कभी कभी ये भी होता है कि जो कंपनी के थ्रू होल दिया रहता है उस पे भी ये परफेक्ट आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए एसएमपीएस हमारा यहाँ तक आएगा, ये जो लाइनिंग है, और देख सकते हैं यहाँ पे इस बोर्ड में ये जो कटिंग है यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए लेफ्ट साइड में ये जो आप होल देख सकते हो यहाँ पे भी ये आ रहा है, और राइट साइड में भी आ रहा है। तो ये दोनों परफेक्ट होल इसमें आ रहा है। तो यहाँ पे 2 होल जो है ये परफेक्ट मिल चुका है, तो यहीं पे इसको हम लगा देंगे, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे बेस टेबल बोर्ड का एरिया यहाँ पे आ रहा है और आरसीए का एरिया यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे अच्छे तरीक़ा से ये फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको इस प्रकार से पकड़ लेना है। तो ऑलरेडी ये 2 होल हमारा यहाँ पे आ जाता है, और उसके बाद यहाँ पे मार्क कर लेंगे। होल करने के लिए मैंने मार्क कर लिया है। एक पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ जाता है। बाकी 2 पॉइंट ऑलरेडी कंपनी के थ्रू जो होल दिया रहता है उसमें अटैच हो जाता है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि जहाँ पे भी मैंने मार्क लगा रखे हैं
वहाँ पे होल करना है। होल करने से पहले आपको एक छोटा सा कील या कोई स्क्रू ड्राइवर ऐसा लेना है जो थोड़ा नुकीला हो। सो यहाँ पे हल्का सा एक मार्क कर देंगे, ताकि जब भी हम इसमें होल करें तो जहाँ पे भी मैंने पॉइंट करा था उससे इधर उधर ना जाए, परफेक्ट जगह पे ये होल हो सके। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट है, तो यहाँ पे इसको रख के हल्का सा मार्क कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से मार्क करने के बाद यहाँ पे देखिए बैक साइड से कुछ इस प्रकार से निकल जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, जब भी यहाँ पे ड्रिल मशीन लगेगा तो ये परफेक्ट उसी जगह पे ये होल करेगा, ऐसा नहीं कि इधर उधर भाग जाएगा। अगर आप ऐसे मार्क नहीं करते हो तो जब भी आप ड्रिल मशीन का बिट यहाँ पे लगाते हो और जब ये चलता है तो इधर उधर जाने का चांस रहता है। तो यहाँ पे ये मार्क कर लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसमें होल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कंपनी में जो भी होल किया गया है ये ड्रिल बिट उसी साइज का है। सो यहाँ पे उसी हिसाब से आपको ड्रिल बिट लेना है। ऐसा ना हो कि ज़्यादा मोटा भी ले लेना है, जो यहाँ पे ये जो 1/8 का जो ये एरिया होता है टाइट करने वाला वो डायरेक्ट होल से बाहर आ जाए। तो आपको उसी हिसाब से होल करना है कि ये बहुत ही अच्छे तरीक़ा से परफेक्ट आ जाए। जैसे देखिए कंपनी वालों ने जो होल किया है यहाँ पे परफेक्ट आ जाता है, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग आपको ड्रिल बिट लेना है। मुझे ड्रिल बिट की कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मैं आपको ऐसे ही आपको समझा दिया है ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाए। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसको ऐसे जगह पे होल करना है जहाँ पे जैसे देखिए एक प्लाईवुड हो या किसी चीज़ का गत्ता हो जहाँ पे आप आसानी से होल कर सके। तो आइए मैं यहाँ पे होल करके दिखाता हूँ आपको। तो मैं यहाँ पे टेबल पे ही होल करूँगा। उसके लिए मैं यहाँ पे टेप का यूज करूँगा ताकि सेफ्टी हो। और यहाँ का एक फोम का गत्ता ले लूँगा और यहाँ पे रख लूँगा इस प्रकार से, ताकि जो हमारा ड्रिल बिट जब ये होल करके नीचे जाए तो इसके बीच में आ जाए, ठीक है। और ये फोम का गत्ता मैं इसलिए रख रहा हूँ ताकि इस पे किसी प्रकार का स्क्रैच ना आए, क्योंकि ज़्यादातर आप देखते होंगे कि जब भी आप ड्रिलिंग वगैरह करते हैं तो इसमें काफ़ी सारे स्क्रैचेज आ जाते हैं, तो ऐसे में देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो मैं यहाँ पे जितने भी मैंने मार्क करा था वहाँ पे मैं होल कर लेता हूँ। इस प्रकार से होल करने के बाद इसको पहले साफ़ कर लेंगे, क्योंकि ये मेटल का जो छोटा सा टुकड़ा होता है ये बहुत ही चुभता है। तो इसको अच्छे तरीक़ा से साफ़ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब मैंने ड्रिल मशीन से यहाँ पे होल करा तो इसके बैक साइड में यहाँ पे ये कुछ नुकीला नुकीला निकल जाता है। तो आपको क्या करना है, इसी ड्रिल मशीन को इस साइड से रोटेट करना है। तो इसके यहाँ पे जो लगे होते हैं बीट कसने के लिए, इसी से ये चिकना हो जाएगा। हालांकि इसको हटाने के लिए बहुत सारा उपाय है, लेकिन जो मैं तरीका यूज करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि सबके पास सब टूल नहीं होता है, तो कुछ कुछ देसी जुगाड़ भी लगाना होता है। तो मैं इसी ड्रिल मशीन से इसको साफ करता हूँ। तो यहाँ पे जितने भी मेटल के निकला हुआ था वो सभी साफ हो चुका है और इधर भी बहुत अच्छे तरीक़ा से ये होल हो चुका है। तो यहाँ पे अभी तक का जो भी छोटा छोटा प्रोसेस था एम्पलीफायर बनाने से पहले वो मैंने आपको बता दिया है। अब एम्पलीफायर कैसे बनाते हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो से देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको यही दिखाया दोस्तों कि आप जब भी कोई एम्पलीफायर बनाते हो उससे पहले जो भी छोटा छोटा बात होता है, छोटा छोटा इसमें काम होता है, वो किस प्रकार से और किन किन बातों का ध्यान रखते हुए करना होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।